पहले कोरोना की मार और उसके बाद अब मंकी पॉक्स का वार, जिससे एक बार फिर पूरी दुनिया को की टेंशन बढ़ाकर रख दी है। भारत में भी मंकी पॉक्स से एक शख्स की मौत हो चुकी है, उसकी पुष्टि हो गई है। और बड़ी बात यह है कि 22 वर्षीय ये युवक की रिपोर्ट यूएई में ही पॉजिटिव आ गई थी। और अगर बात करें पूरी दुनिया की, तो अब तक दुनिया भर में मंकी पॉक्स से 9 लोग जान गंवा चुके हैं। WHO ने इसे पहले ही वैश्विक इमरजेंसी घोषित कर दिया है और लगातार बढ़ते मामलों और अब एक शख्स की मौत के बाद भारत सरकार की ओर से भी मंकी पॉक्स को लेकर टास्क फोर्स का गठन कर दिया गया है। वहीं देश में अब तक मंकी पॉक्स के 5 कंफर्म केस सामने आ चुके हैं। मंकी पॉक्स मीटर.com के डेटा की माने तो दुनिया में मंकी पॉक्स के मामलों की कुल संख्या 22,850 हो गई है। यह बीमारी अब तक 88 देशों में फैल चुकी है। साथ ही इससे अफ्रीका में 5, स्पेन में 2, ब्राज़ील में 1 और भारत में 1 मौत हो चुकी है। तो आज हम इसी अहम खबर पर करेंगे शो में आगे चर्चा। हमारे साथ हमारे सहयोगी दानिश आनंद इस समय जुड़ रहे हैं और सरकार ने टास्क फोर्स के गठन का ऐलान भी कर दिया है। दानिश, बताइए, इस समय मंकी पॉक्स की स्थिति को लेकर सरकार के क्या एक्शन है, ताज़ा अपडेट क्या है आपके पास? देखिए, देश में मंकी पॉक्स के सिम्टम्स से रिलेटेड एक डेथ रिपोर्ट करी गई है। हालांकि इसकी केंद्र सरकार से पुष्टि होना अभी बाकी है। ये पर्टिकुलर केस केरला का है और जिनकी मौत हुई है ये यूथ केरला से इंडिया आए थे। ऑलरेडी इनको मंकी पॉक्स का पॉजिटिव टेस्ट आया था। ये इन्होंने एक फॉरेन कंट्री में कराया था इंडिया में आने से पहले, लेकिन आज ये खबर आई है कि इनकी आज डेथ हो गई है। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो केंद्र सरकार की तरफ से इसकी पुष्टि होना बचा है, क्योंकि केरला की तरफ से साफ बात बोली गई है कि जो डेथ हुई है उनकी वो मंकी पॉक्स से चलते हुए। लेकिन इस समय सरकार इस बात की पुष्टि करना चाहती है कि उनकी डेथ के पीछे क्या कारण है, क्योंकि अभी तक देखा जाए तो इंडिया में कोई मंकी पॉक्स से रिलेटेड डेथ रिपोर्ट करी नहीं गई थी। लेकिन एक ऐसा सामने केस आया है जिसमें मंकी पॉक्स के साफ साफ लक्षण सामने आ रहे हैं और सरकार यही पता लगाने जा रही है कि जो डेथ हुई है वो मंकी पॉक्स से ही हुई है या किसी और एलिमेंट के चलते हुई है। लेकिन इसके अलावा मंकी पॉक्स से लड़ने के लिए केंद्र सरकार ने एक ऑलरेडी कमेटी बना दी है। जो डॉक्टर वीके पॉल जो नीति आयोग के मेंबर हैं हेल्थ के, वो इसको हेड करेंगे और एक कमेटी और ये जो टास्क फोर्स है इसका यही काम रहेगा कि आने वाले दिनों में अगर देश में मंकी पॉक्स के केसेस बढ़ते हैं तो उनकी रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए और जो करंट इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो करंट सरकार के प्रोटोकॉल्स हैं मंकी पॉक्स से चलते हुए उस पर क्या चेंजेस लाने चाहिए। तो ऐसा काफी काम ये टास्क फोर्स करेगी। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो मंकी पॉक्स से लिंक्ड पहली डेथ इंडिया में रिपोर्ट करी गई है। मैं आपको वापस बोलना चाहूंगा कि केंद्र सरकार से अभी इसकी पुष्टि होना बचा है, लेकिन केरला सरकार का कहना है कि जो व्यक्ति की मौत हुई है वो मंकी पॉक्स से चलते हुई है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो मंकी पॉक्स के केसेस हैं वो सेल्फ लिमिटिंग होते हैं और ज़्यादातर केसेस में रिकवरी होती है। पर कुछ केसेस में जिसमें कि इम्यूनिटी कमज़ोर है या हाई रिस्क ग्रुप है या किसी को कोई अन्य बीमारी साथ में है या वायरल न्यूमोनिया है या सेप्टिसीमिया है या स्किन में इतना ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया कि उसकी वजह से सेप्सिस हो जाता है और ब्लड में उसमें इन्फेक्शन होता है, तो मल्टीपल रीजन्स होते हैं कॉम्प्लिकेशंस के और डेथ के मंकी पॉक्स में। WHO के अनुसार जो डिफरेंट ग्रुप हैं उसमें डिफरेंट मोर्टेलिटी पैटर्न देखने को मिला है। अभी तक जो कुछ कंट्रीज में स्टडी आई हैं उसमें 3% के लगभग कुछ सीरीज में डेथ रेट्स हैं, पर सब ज़्यादातर जो केसेस जो हैं वो वही लोग हैं जो कि हाई रिस्क हैं। बिल्कुल, तो ये है ताज़ा अपडेट मंकी पॉक्स का। एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है और कुछ मामले भारत में सामने आए हैं। लेकिन कितनी चिंता आपको करनी चाहिए और कैसे आप अपना ख्याल रख सकते हैं अगर किसी वजह से आप इस बीमारी के चपेट में आते हैं, तो कितनी बड़ी समस्या ये हमारे देश के लिए बन सकती है। कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं। रामा मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर गगन सक्सेना हमारे साथ अब चर्चा में शामिल हो रहे हैं। डॉक्टर सक्सेना, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सबसे पहले मन में यही बात आती है कि अभी भी कोरोना गया नहीं है पूरी तरीके से, लोगों को के मन में एक डर है। अब एक ये नई बीमारी सामने आ गई है। पहले अगर आप हमारे दर्शकों को समझाएं, क्योंकि ईटी नाउ स्वदेश पर हमारी कोशिश ये है कि लोगों के मन में डर न रहे, वो चीज़ों को समझें और फिर आगे के एक्शंस लें। पहले ये समझाएं कि मंकी पॉक्स जो बीमारी है, क्या ये इतनी खतरनाक है जो लोग इसे कोविड से कंपेयर कर रहे हैं? क्या ये सही कंपैरिजन होगा? सबसे पहले आप लोगों का धन्यवाद ईटीवी न्यूज़ का मुझे जोड़ने के लिए और मौका देने के लिए इस टॉपिक पे बोलने के लिए। ये मंकी पॉक्स जो वायरस है, इससे डरने की जरूरत भी है और सावधान रहने की जरूरत भी है, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि
थोड़े ही दिनों में 80 दिनों में अगर हम देखें तो 80 से 0 से लेके 80 दिनों के अंदर ये केस 16,000 केस हो चुके हैं, मोर देन 16,000 केसेस डिटेक्ट हो चुके हैं और करीब 75 देशों के करीब ये अपने आप को चपेट में ले चुका है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसके लिए इमरजेंसी इनको चेताया है हम लोगों को कि आप इस पर ध्यान रखें क्योंकि आने वाले समय में ये बीमारी पेंडेमिक का रूप धारण कर सकती है। एक अच्छी बात बस ये है कि जो केसेस हैं वो पहले पॉक्स की 42 साल से जो कम के लोग हैं उनके लिए तो ये बीमारी कोरोना के अपोजिट है। पहले देखा जाता था कि जो बुजुर्ग हैं उनको ये बीमारी ज्यादा चपेट में लेती थी। यहाँ ये है कि 42 साल से नीचे जो लोग हैं यानी कि जिनको पॉक्स की वैक्सीन नहीं लगी थी या उनको जो स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ था उनको ये बीमारी ज्यादा चपेट में ले रही है। तो चिंता का विषय है, लेकिन सावधानी अगर बरतेंगे तो हम कोरोना से जैसे जीते हैं वैसे ही इससे भी जीतेंगे। तो चिंता का विषय जरूर है लेकिन सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। डॉक्टर सक्सेना, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच जो एक बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है वो संसद में हो रहा है जहां पर वित्त मंत्री जी महंगाई के मुद्दे पर सरकार की तरफ से बयान दे रही हैं। आइए सुन लेते हैं एक बार उनका क्या कहना है। We are trying to make sure that people in our constituencies, people in our states, people in our area are given that extra help, each at our own level. I recognize that everybody, members of parliament and also state governments have all played their role. Otherwise, India today will not be where it is compared to the rest of the world. So I fully credit the people of India for this kind of a, even against adversity, that we are able to stand up and be recognized as the fastest growing economy. And this is not my assessment. Repeatedly in the last 2 years, both World Bank, IMF and many other agencies are periodically giving an estimate of what the global trade is going to be like, what the growth of the global GDP is going to be like, and also recasting their assessment about what the world's growth is going to be, and by country what the assessment is going to be. And each time when they have reviewed, when they've downgraded the global growth, when they have reassessed, saying no, it is not as we thought 6 months ago, it is worse, it is getting worse. In each of these times, India also has been reduced in terms of the growth it is expected to achieve, but even after that, we remain as the fastest growing. If it was with 8.2%, now it may be 7.4%. But even as the entire globe's growth is being reviewed, reassessed, re-estimated, each time we remain at the highest. So it is important for us to, first of all, as Indians, appreciate that our people have gone through this pandemic, Delta wave, Omicron wave, and after that the way in which global value chains have hit us. But in spite of that, because of the various steps taken by the government and also by the Reserve Bank of India, we are remaining much better than most countries. I think we... No, माननीय सदस्य, देखिए माननीय सदस्य, 1 मिनट माननीय मंत्री जी, एक मिनट। माननीय सदस्यगण, आप सब ने अपनी बात रखी, मंत्री जी ने आपकी बात को ध्यानपूर्वक सुना, कोई बीच में इंटरप्ट नहीं किया। मेरा आपसे आग्रह है, आप भी उनके जवाब को पूरा सुने। सबको बता दिया माननीय मंत्री जी। So, globally, when the situation is really like this, and every agency after agency is assessing the situation by country, and repeatedly in their assessment, India has remained the highest. I think this House, irrespective of the party differences,
will have to feel proud for this country and its people. They have struggled. State governments have helped. And it is exactly this, sir. It is exactly this which I'm trying to address. It is not that the country doesn't have problems. We have to work together to do it, and we are trying to do it. But even as we are trying to do it, and even as the global agencies are saying this country is suffering like that country is suffering with these problems, a third country is suffering with something else, and India is like this. It's a moment that all of us will have to be true to ourselves, rather than, excuse me, ma'am, do you have a problem if I speak? There's nothing about warring here. I'm sorry, I take objection to that, Honorable Speaker said. Because you are there in front of me, sir. You are there in front of me. Before I complete one sentence. Oh, thank you very much. The person who's mercurial in this house tells me not to be excited. I take your point. Mercurial. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद को ये बताते हुए इस समय कि भले ही जीडीपी के जो टारगेट्स हैं वो अलग अलग एजेंसीज ने भारत के लिए घटा दिए हों, लेकिन अब भी भारत जो है वो दुनिया का सबसे तेज़ी से बढ़ता हुआ देश है और इस बात पर गर्व होना चाहिए। महंगाई के मुद्दे पर भी वो बात करेंगी आगे कुछ समय के बाद। हम लोग लगातार ईटी नाउ स्वदेश पर इस मुद्दे को फॉलो करते रहेंगे। लेकिन इस बीच हमारी चर्चा चल रही थी मंकी पॉक्स के ऊपर और डॉक्टर सक्सेना हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सक्सेना, इंतजार करने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। आपने बहुत अहम बात बोली कि यहाँ पर चिंता की बात है और सावधानी भी बरतने की ज़रूरत है, लेकिन इस समय जो सामने सिम्टम दिखाई दे रहे हैं लोगों को वो बहुत बेसिक हैं, चाहे वो बुखार है या फिर वो लिम्फ नोड में सूजन है, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। अगर आप ये बता सकें हमारे दर्शकों को कि जो प्रिलिमिनरी सिम्टम होते हैं वो किस तरह के होते हैं, ताकि आइडेंटिफाई करने में आसानी हो लोगों को, और किस तरह के जो केयर है या ध्यान लोगों को किस तरह से रखना चाहिए ताकि ये बीमारी आगे न फैले। जैसा कि इसके जो लक्षण हैं वो आम वायरल इन्फेक्शन या के तरह ही हैं, लेकिन कुछ जो उनसे अलग हम जिस चीज पे ध्यान दे सकते हैं, जैसे बुखार होना, वायरल में सारे वायरल्स में बुखार होना, शरीर में दर्द होना, खांसी जुकाम होना, गला खराब होना, ये लक्षण लगभग सभी वायरल में हो जाते हैं या किसी भी सामान्यतः किसी भी वायरल इलनेस में हो जाते हैं। आजकल बारिश का सीजन चल रहा है जैसा कि आप जानते हैं, लेकिन इस बीमारी में एक आपके लिम्फ नोड की सूजन या एक सूजन आती है आपको लिम्फ नोड्स में हमारे, और दूसरा एक इसमें चितक के ये जो स्कार्स होते हैं या जैसे कहते हैं कि फुंसी बन गई, इस तरह के लक्षण आपको देखने को मिलेंगे जो सामान्यतः चेहरे से शुरू होते हैं और हाथों में, पैरों में हमारे ये चकत्ते पड़ सकते हैं या जैसे फुंसी फोड़े होते हैं, उस तरह से ये स्टार्ट हो सकता है। जो फीवर होने के लगभग तीसरे दिन सामान्यतः होता है मरीजों को। तो अगर ऐसे कोई लक्षण किसी के सामने आते हैं तो आप डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं कि कहीं हम मंकी पॉक्स से तो नहीं जूझ रहे हैं। सबसे पहले जैसे पहले भी जब कोविड का इन्फेक्शन फैला था तो जरूरी था कि हिस्ट्री हम देखते थे कि कोई व्यक्ति बाहर से आया है या यहीं पे है या कांटेक्ट की हिस्ट्री है या नहीं है। तो सबसे पहले जरूरी है ये देखें कि कहीं बाहर तो नहीं गए थे, कहीं विदेश तो नहीं गए थे, जैसे कि स्पेन में बहुत ज्यादा फैला हुआ है, जर्मनी में बहुत ज्यादा फैला हुआ है, यूके में बहुत फैला हुआ है, अब तो खैर काफी देशों में ये फैल चुका है, लेकिन या फिर कोई कांटेक्ट की हिस्ट्री तो नहीं है। तो ये हिस्ट्री के बाद अगर ये लक्षण है कि आपको बुखार आ रहा है, बदन दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, चकत्ते पड़े हुए हैं या फिर सूजन है आपको लिम्फ नोड्स में, तो फिर ऐसा हमको जरूर डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए कि डॉक्टर साहब कहीं हमको मंकी पॉक्स की तकलीफ तो नहीं है।
करेक्ट। डॉक्टर सक्सेना, एक आखिरी सवाल पूछूंगा। सरकार ने यहाँ पर एक कमेटी का गठन किया है जो फॉलो करेगी किस तरह देश में स्थितियाँ बन रही हैं, उसके बाद रिकमेंडेशन भी अपनी देंगी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि किस तरह से आपको लगता है कि एक आम आदमी मदद कर सकता है, क्योंकि आपने बताया जैसा कि अगर किसी भी तरह के लक्षण दिख रहे हैं तो वो आप डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं और बात कर सकते हैं। सरकार किस तरह के कदम उठा रही है और उससे आम आदमी मदद करने में कैसे आगे आ सकता है अभी? जैसा कि ये कोई नई बीमारी नहीं है सर। ये बीमारी 1998 में सबसे पहले पता चली थी जानवरों में। 2 बंदर थे जिनमें ये बीमारी का पता चला था। फिर उसके बाद 1970 में इस बीमारी के बारे में अमेरिका में ये हुई। फिर 2003 में अमेरिका में इसके 70 केस डिटेक्ट हुए और अब करीब 6 मई को पहली बार 2022 में ये केस डिटेक्ट हुआ है। तो ये बीमारी जो है बहुत तेजी से फैल रही है। तो अगर ऐसे कोई लक्षण हमको आते हैं, आपका सवाल है कि हम किस तरह से मदद कर सकते हैं एक आम नागरिक की तरह। अगर ऐसे कोई लक्षण देखते हैं या ऐसा कोई मरीज देखते हैं तो जो भी जिम्मेदार व्यक्ति है हेल्थ सर्विसेज से जुड़ा हुआ, उसको हमें इसकी सूचना देनी चाहिए खुद से या फिर अपने किसी जैसे अगर आप किसी अपने संबंधी को, मित्र को, रिश्तेदार में ऐसे अगर कोई लक्षण देखते हैं तो आप उसकी सूचना स्वास्थ्य विभाग को दें। इसकी बहुत ज्यादा अभी जांचें तो जगह नहीं है, लेकिन अगर हम इधर जब भी हम दिल्ली, गाजियाबाद या एनसीआर की बात करें तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में इसकी जांच हो रही है, क्योंकि अभी केवल ये जांचें सरकारी स्तर पर ही हो रही है। और उन्होंने करीब 17 लैब खोली हैं। सबसे पहले इसकी जांच पुणे में शुरू हुई थी और पुणे के बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी में, उसके बाद उन्होंने 17 ब्रांच खोली हैं, जिसमें हमारा एक एम्स भी है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट। अगर ऐसा कुछ है तो वहां जाके आप जांच करा सकते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ध्यान देने की ये है कि चिंता करने की बात ज़रूर है, वायरल इन्फेक्शन है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ बेसिक कदम हैं जो आप उठा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि किसी भी तरह के सिम्टम आपको हैं तो आप जाकर डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। और जैसा कि सलाह दी भी जा रही है कि आपको आइसोलेशन में रहना चाहिए और जो लोग आपकी केयर कर रहे हैं उन्हें पूरी तरीके से पीपी किट वगैरह पहनकर और फिर आपसे दूरी बनाए रखकर जो है काम करना चाहिए। मंकी पॉक्स एक चिंता का विषय बन रहा है पिछले कुछ समय से, लेकिन फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार भी आगे आई है और डॉक्टर्स और अस्पताल तो मदद करने में जुटे ही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सक्सेना, समय निकालकर आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस अहम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। चलिए एक और मुद्दे की तरफ रुख करेंगे। 7 दिन और 38 राउंड तक चली 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी खत्म हो गई है। इस नीलामी से केंद्र सरकार को 1.5 लाख करोड़ रुपए मिलेंगे। रिलायंस जियो ने 5G स्पेक्ट्रम के लिए करीब 88,000 करोड़ रुपए की बोली लगाई है, जबकि एयरटेल ने 43,000 करोड़ रुपए और वोडाफोन आइडिया ने करीब 18,800 करोड़ रुपए की बोली लगाई है। अडानी ग्रुप ने 212 करोड़ रुपए के स्पेक्ट्रम के लिए बोली लगाई है। टेलीकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक सरकार की ओर से ऑफर किए गए स्पेक्ट्रम का 71% हिस्सा बिक चुका है। रिलायंस जियो इन्फोकॉम ने 24,740 मेगाहर्ट्ज बैंड लिया टोटल। 24,740 इन्होंने 700 मेगाहर्ट्ज में लिया है, 800 में लिया है, 1800 में लिया है, फिर मिड बैंड में 3300 में लिया है और मिलीमीटर में 26 गीगाहर्ट्ज में लिया है। वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, मेसर्स वोडाफोन आइडिया लिमिटेड ने लिया है 6228 मेगाहर्ट्ज। इन्होंने 1800 में लिया है, 2100 में लिया है, 2500 में लिया है, मिड बैंड 3300 में लिया है और मिलीमीटर 26 में लिया है। So that makes a total of 51,236 megahertz having been sold. 51,236 megahertz out of the 72,098 which was auctioned.
और इस खबर पर और डिटेल जानकारी के लिए मेरे चलेंगे दिल्ली। मेरे सहयोगी दानिश आनंद मेरे साथ अब जुड़ गए हैं। दानिश, सरकार 5G को लेकर काफ़ी बुलिश दिखाई दे रही है। ऑफर किए गए स्पेक्ट्रम का 71% हिस्सा बिक भी चुका है। क्या उम्मीद की जाए, 5G लॉन्च कब तक हो जाएगा? देखिए 5G ऑक्शन की पहली प्रतिक्रिया आज पूरी हो चुकी है और ये ऑक्शन जो लगभग 7 दिन चले, 7 दिन के बाद सरकार ने 72,000 मेगाहर्ट्ज का जो बैंडविड्थ 5G के लिए बोली लग रही थी, जो बेचना था, उसमें से सरकार लगभग 50,000 मेगाहर्ट्ज के आसपास ये पूरे ही बैंडविड्थ सरकार ने बेचा है। लेकिन इसके अलावा सबसे सरप्राइजिंग और सबसे बड़ी बात ये है कि जितने भी इंटरेस्टेड ऑपरेटर्स यानी कि भारती एयरटेल, रिलायंस जियो, वोडाफोन आइडिया और अदानी डेटा नेटवर्क है, उन सब ने 26 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी में सब ने बिड करा है। और इसके अलावा जहां तक सरकार की रेवेन्यू एक्सपेक्टेशंस की बात आई थी, तो सरकार ने इनिशियली लगभग 80 to 90,000 करोड़ का रेवेन्यू एक्सपेक्ट किया था। लेकिन इन 7 दिन के बाद, 7 दिन के ऑक्शन खत्म होने के बाद सरकार का जो रेवेन्यू एक्सपेक्टेशन है, अब उसने 1.50 लाख करोड़ यानी कि 1.5 लाख करोड़ पार कर लिया और अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 5G ऑक्शन जो लगभग 7 दिन चले, वो आज फाइनली कंक्लूड हो चुके हैं। हर टेलीकॉम ऑपरेटर ने अपनी उम्मीद के हिसाब से बिडिंग करी है और सबसे ज़्यादा जिसने बिड करा है वो रिलायंस जियो है, फॉलोड बाय भारती एयरटेल, फॉलोड बाय वोडाफोन आइडिया और अदानी डेटा नेटवर्क्स ने भी 400 करोड़ का अपने प्राइवेट यानी कि अपने कैपिटल यूज़ के लिए 5G स्पेक्ट्रम को बिड करा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 5G ऑक्शन प्रोसेस की आज की प्रक्रिया पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। अब 10 अगस्त तक बाकी की फॉर्मेलिटीज़ यानी कि जितना भी रोल आउट के जो भी ऑब्लिगेशन है वो सब सॉर्ट आउट किया जाएगा और उम्मीद लगाई जा रही है कि अक्टूबर से 5G की सर्विसेज हैं वो देश भर में स्टार्ट हो जाएंगी। बहुत जल्दी ही 5G की सर्विसेज स्टार्ट होने की उम्मीद जताई जा रही है। एक बार टेलीकॉम कंपनियों को 5G स्पेक्ट्रम का आवंटन हो गया, अक्टूबर के बाद हम देख रहे हैं 2022 में इसी साल देश में कई बड़े शहरों में 5G मोबाइल सेवा की शुरुआत हो जाएगी। एक अनुमान के मुताबिक 5G की स्पीड जो है वो 4G से 10 गुना ज़्यादा है। 5G सर्विस शुरू होने के बाद ऑटोमेशन का भी नया दौर शुरू होगा। लेकिन किस तरह आपकी हमारी ज़िंदगी बदलेगी और कंपनियों पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट राजेश छारिया जी हमारे साथ हैं। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका ET नाउ स्वदेश पर। जिस तरह की बोलियां कंपनियों ने लगाई हैं यहाँ, पिछली बार करीब 60% जो स्पेक्ट्रम है 4G के टाइम वो रह गया था, बिका ही नहीं था। इस बार 70-71% तक की बोलियां लग चुकी हैं। पहला रिएक्शन आपका क्या है? क्या आप मानेंगे कि ये सरकार की तरफ से जो कोशिश है स्पेक्ट्रम की नीलामी की वो सफल रही है? काफी हद तक सफल रही है और अब ये कंपनियों के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस तरीके से जल्दी अपनी सर्विसेज को लॉन्च करें और देश की जनता को फायदा पहुंचाएं। क्योंकि जैसे आपने भी कहा कि 4G के मुकाबले 10 गुना स्पीड 5G में ज्यादा होगी, तो जिस तरीके से ऑटोमाइजेशन हो रहा है हमारे देश में ब्रॉडबैंड के जरिए, तो ये एक काफी इम्पोर्टेंट और नेसेसिटी आ गई थी इसको करने के लिए। क्योंकि कोविड के टाइम में हम घर के अंदर हमें चाहिए था, अब हमें मोबाइल सर्विसेज, मोबाइल डेटा में भी चाहिए। तो ये काफी अच्छा एक जिसको बोलते हैं मौका है कंपनियों के लिए कि जल्दी से जल्दी अपनी सर्विसेज को लॉन्च करके जनता को फायदा पहुंचाए। कंपनियां तैयार हैं? हमने लंबे समय से कोशिश चल रही है कंपनियों की तरफ से और इंतजार हो रहा था कि स्पेक्ट्रम की नीलामी सामने आए। कंपनियां आगे आईं, उन्होंने काफी हद तक बिडिंग भी की। अब ऐसा कहा जा रहा है कि अक्टूबर महीने तक जो है लॉन्च भी हो जाएगा। क्या हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है इसके लिए? इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंटरनली है वो रेडी है, बट सबसे बड़ी बात अभी ये जो कंसर्न आ रहा है वो आ रहा है चिपसेट का। चिपसेट की वर्ल्ड वाइड काफी शॉर्टेज है और चिपसेट के बिना आप फोन, आपके रेडियोज, काफी सारी चीजें हैं जिसमें चिपसेट की रिक्वायरमेंट आएगी। तभी चिपसेट का आपको मीट करना पड़ेगा डिमांड को। ये वेंडर्स जो हैं जो कि हार्डवेयर्स बनाएंगे वो किस तरीके से इस रिक्वायरमेंट को मीट करते हैं और किस तरीके से जो सर्विस प्रोवाइडर है वो अपनी डिमांड को पूरा करते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है कि आपका हैंडसेट चेंज होगा। जब हैंडसेट चेंज होगा, क्योंकि हैंडसेट अभी 5G के बहुत लिमिटेड हैंडसेट हैं, हाई एंड हैंडसेट हैं, आपको आम पब्लिक तक पहुंचने के लिए लो एंड हैंडसेट में जाना पड़ेगा जो उनकी पॉकेट को अलाउ करे। एक आखिरी सवाल वही मैं आपसे जानना चाह रहा था, आम लोगों के हिसाब से राजेश जी, जैसा आपने भी कहा कि हैंडसेट चेंज करना होगा कई लोगों को, कई बार चिंताएं ये भी हैं कि बहुत ज़्यादा दाम शायद देने पड़े एंड यूज़र को, क्योंकि 5G जो है अपने आप में सर्विस भले ही बहुत अच्छी है लेकिन बहुत महंगी भी है। आम लोगों के लिए क्या होगा इसमें?
आम लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि अभी जो 4G के फोन्स हैं वो तो आपके नहीं चलेंगे, अभी जो हाई एंड फोन्स हैं उसमें 5G की सर्विसेज हैं, बट फिर उससे आपकी जो डिमांड है और जो आपका गैप है वो पूरा नहीं हो पाएगा। आज जैसे मॉर्निंग में ट्राई का 25 ईयर का विजन था ब्रेनस्टॉर्मिंग, उसमें यही बात हुई कि किस तरीके से जो रूरल और अर्बन का जो गैप है उसको खत्म कर दिया जाए। वो गैप तभी खत्म होगा जब हम एकदम मेक इन इंडिया जो हमारे हैंडसेट्स हैं सस्ते से सस्ता आम पब्लिक को उपलब्ध करा सके। दूसरा जो सर्विस कॉस्ट है उसको भी हमको लोएस्ट रखना पड़ेगा, जिससे कि मास लोगों में ये 5G यूज हो, तभी ये सक्सेसफुल रहेगा। क्योंकि हम ये सोचे कि 5G को सिर्फ हम क्लास के लिए यूज करें और मास के लिए यूज नहीं करें, ये नहीं चल पाएगा। आपको 5G को मास के लिए यूज करना है और मास को यूज करने के लिए आपको जो हैंडसेट्स हैं वो रीजनेबल कॉस्ट होना चाहिए, हाई एंड कॉस्ट नहीं चल पाएगा। करेक्ट, हाई एंड कॉस्ट नहीं चल पाएगा, बिल्कुल ठीक आपने बात कही राजेश जी। और वही इंपॉर्टेंट है, देखना होगा कि प्राइसिंग किस तरह की होती है और आम लोगों तक 5G की सुविधा पहुंच पाती है कि नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालकर आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, कुछ अहम खबरों की ओर रुख करते हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक प्राइवेट अस्पताल में आग लगने से 10 जिंदगियां स्वाहा हो गई हैं। आग से हॉस्पिटल की 3 मंजिला बिल्डिंग जलकर पूरी तरह खाक हो गई। वहीं हादसे में करीब 10 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे में मरने वालों में 4 अस्पताल के स्टाफ भी शामिल हैं। हादसे के वक्त कम से कम 35 लोग अस्पताल में मौजूद थे। पुलिस और दमकल की टीम के मुताबिक मरने वालों की संख्या में अभी और इजाफा हो सकता है। बात करते हैं शेयर बाजार की, जहां पर नतीजों का सिलसिला जारी है। आईटीसी ने अपनी जून तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। कैसे रहे हैं नतीजे, बताने के लिए मेरी सहयोगी विनी मोतीवाला जुड़ रही है हमारे साथ। विनी बताइए। आईटीसी के Q1 FY23 नंबर्स देखें तो अनुमान से काफ़ी बेटर आए हैं। स्ट्रॉन्ग बीट आया हुआ है रेवेन्यू फ्रंट पे, प्रॉफिट फ्रंट पे भी अनुमान से काफ़ी बेटर है नंबर्स। और ओवरऑल जो सिगरेट वॉल्यूम की बात करें, सिगरेट बिजनेस की ग्रोथ की, रेवेन्यू की बात करें, वहाँ पे सिगरेट बिजनेस ने हमने 30% ग्रोथ देखा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ, जो इन्फर्ड वॉल्यूम ग्रोथ नंबर आता है, कंपनी वॉल्यूम ग्रोथ नहीं देती, वो एक्सपेक्टेड है सिगरेट वॉल्यूम ग्रोथ पे अराउंड 27% की वॉल्यूम ग्रोथ एनालिस्ट बता रहे हैं। उसके अलावा रेवेन्यू ग्रोथ, ओवरऑल टोटल रेवेन्यू ग्रोथ जो आई हुई है वो 41% की रेवेन्यू ग्रोथ है। इबिटा में भी हमने फ्लैट इबिटा देखा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, नो डिक्लाइन नो इंक्रीज बट फ्लैट इबिटा ग्रोथ है यहाँ पे। और ओवरऑल प्रॉफिट में भी ग्रोथ देखी है, अराउंड 39% की प्रॉफिट ग्रोथ देखी हुई है। बाकी सब सेगमेंट की बात करें, वैसे एफएमसीजी, होटल्स, पेपर, एग्री बिजनेस, इन सब ने भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखी हुई है, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है। स्पेशली जो एग्री बिजनेस है वहाँ पे एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ कंपनी के लिए थी, तो उसकी वजह से 82% की ग्रोथ दिख रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। होटल्स बिजनेस में लास्ट टाइम तो लो बेस था, पर ये टाइम ओवरऑल रिकवरी भी आई है, रिवेंज ट्रैवल हो रहा है, तो उसकी वजह से होटल बिजनेस में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखी हुई है। 554 करोड़ की रेवेन्यू आई है होटल्स बिजनेस में, और जो है मल्टीफोल्ड ग्रोथ दिख रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और एफएमसीजी बिजनेस में भी काफ़ी बेटर किया हुआ है अनुमान के हिसाब से। ओवरऑल ईबिट की बात करें, जो सेगमेंट रिजल्ट है वहाँ पे भी सिगरेट बिजनेस में भी 30% की सेगमेंट परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट हुई है सेगमेंट ईबिट, और एफएमसीजी बिजनेस में भी 17% की सेगमेंट ईबिट है। और होटल्स बिजनेस में लास्ट टाइम जो ईबिट लॉस था, ये टाइम एक ईबिट प्रॉफिट आया हुआ है, तो ये भी एक अच्छी साइन दिख रही है। ऑल इन ऑल काफ़ी अच्छे नंबर्स आए आईटीसी के। करेक्ट, तो कुल मिलाकर नतीजे काफ़ी अच्छे रहे आईटीसी के। अगर बात करें शेयर बाजार की, तो हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बाजार ने तेजी का चौका लगाकर बंद हुआ कारोबार। निफ्टी 182 अंक चढ़कर 17,340 के पार बंद हुआ है। सेंसेक्स में भी हमने करीब 550 अंकों की तेजी देखी है। बैंक निफ्टी करीब 400 अंक चढ़कर 38,000 के आसपास जाकर बंद हुआ। दिन भर बाजार में और किस तरह का एक्शन रहा, बताने के लिए मेरे साथ जुड़ रही है मेरी सहयोगी मानसी दवे। कह सकते हैं कि बहुत अच्छी शुरुआत, और ये शुरुआत जो है बिल्कुल कायम रही। 17,300 के पार दिग्गजों का ये मानना है कि 17,500 के लेवल्स जो हैं वो बिल्कुल खुलते हुए नजर आएंगे। आने वाले दिनों में ये मजबूती देखने को मिलेगी निफ्टी में। वहीं बैंक निफ्टी की भी अगर बात करें, करीब 400 अंकों के ऊपर की तेजी के साथ क्लोजिंग हमने देखी। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार को अगर समझेंगे, ऑटोमोबाइल स्पेस से शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि ऑटो बिक्री के आंकड़ों से पहले ही ऑटो में हमने मूवमेंट देखा और नंबर्स भी ऑन पॉजिटिव साइड आते हुए दिखे ऑटो सेल्स के जुलाई के।
और इसी का एक इम्पैक्ट था जो कि निफ्टी ऑटो इंडेक्स में भी 3-3.5% तक की तेजी के साथ हमने यहाँ पर इंडेक्स में ट्रेड देखा और स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स भी काफ़ी हद तक नजर आए। इसके अलावा IDFC फर्स्ट बैंक नतीजे काफ़ी मजबूत रहे। बड़ी दिग्गज बैंकों के बाद छोटी मझौली बैंक्स के नंबर्स भी काफ़ी पॉजिटिव आ रहे हैं और इसी के चलते बैंकिंग स्पेस भी लगातार फोकस में रहा। करीब 11 से 12% की तेजी के साथ हमने IDFC फर्स्ट बैंक में मजबूती पर ही ट्रेड्स क्लोज होते हुए दिखे। नजारा टेक्नोलॉजीज फोकस में था। एक तो अच्छे नंबर्स और पिछले 4 तिमाहियों में कंपनी ने 7 अधिग्रहण किए, तो फंडामेंटली काफी मजबूत न्यूज फ्लोज आते हुए दिखे और टेक्निकली अगर देखें चार्ट्स करीब अपर सर्किट्स के साथ 20% के अप मूव्स के साथ क्लोज होते हुए नजर आए। वहीं पेपर स्टॉक्स में अच्छी मजबूती थी। प्राइस हाई की खबर आती हुई दिखी। सिंगल यूज प्लास्टिक बैन के बाद पेपर एक बड़ा बेनिफिशियरी नजर आ रहा है और लगातार पेपर स्टॉक्स में हम देख रहे हैं मूवमेंट जो है वो पॉजिटिव साइड, जिसके चलते स्टार पेपर, वेस्ट कोस्ट, जेके पेपर जैसे स्टॉक्स में अच्छी मजबूती देखने को मिली। हैवी वेट्स काउंटर्स की अगर बात करें, रिलायंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसे स्टॉक्स ने दिन भर बाजार को संभालने का काम किया। वहीं कोटक बैंक, टाटा मोटर्स, ICICI बैंक जैसे स्टॉक्स भी थे जहां पर मजबूती कायम रही। हालांकि फार्मा एकमात्र सेक्टर था जो आज की तेजी में कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर पाया और सिप्ला को अगर छोड़ दे क्योंकि ब्रोकरेज अपडेट्स वहां पर अपग्रेड होते हुए दिखे और इसी के चलते सिप्ला में मूवमेंट थी, लेकिन उसके अलावा फार्मा स्पेस में लगातार हमने कमजोरी देखी। सन फार्मा जैसे काउंटर्स में गिरावट थी। HUL, TCS जैसे काउंटर्स भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। IDFC फर्स्ट मिड कैप में सबसे आगे रहा और इसके पीछे पॉलिसी बाजार, प्रेस्टीज एस्टेट, मनप्पुरम फाइनेंस, गुजरात गैस जैसे स्टॉक्स भी शामिल रहे जहां पर एक्शन भरपूर था और सेक्टर स्पेसिफिक सिर्फ फार्मा को छोड़ दें, इसके अलावा चाहे IT हो, ऑटो हो, प्राइवेट बैंक, PSU बैंक, हर तरफ हरियाली हरियाली। मजबूत ट्रेडिंग सेशन और क्लोजिंग भी काफी मजबूत हुई। बिल्कुल। और अगस्त का महीना शुरू हो गया है और आज 1 तारीख यानी जुलाई महीने की ऑटो बिक्री के आंकड़े आज हमारे सामने आए। किस तरह कंपनियों ने प्रदर्शन किया, बताने के लिए मेरे साथ मेरी सहयोगी अशेषा जुड़ रही है मेरे साथ। अब अशेषा बताइए, किस तरह की बिक्री रही ऑटो कंपनियों की पिछले महीने? जी हाँ, सबसे पहले पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट की बात करते हैं तो M&M के नतीजे हमारे एक्सपेक्टेशन से अच्छे आए हैं। अराउंड 31% का ग्रोथ हमने देखा YOY बेसिस पर ऑटो सेल्स वॉल्यूम्स में और 4% का ग्रोथ हमने देखा मंथ ऑन मंथ बेसिस पर M&M की। याद रखिए XUV 700, थार, बोलेरो और XUV 300 काफ़ी लॉन्चेस थे और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला सभी प्रोडक्ट्स पर और उसी के चलते वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिला M&M में। लेकिन उसके बावजूद मैनेजमेंट ने कहा कि सप्लाई चेन सिचुएशन अभी भी डायनामिक है, लेकिन उनका मानना है कि शायद आगे चलते हुए ये सिचुएशन इम्प्रूव हो सकती है। टाटा मोटर्स की बात करें तो नतीजे एक्सपेक्टेशन से अच्छे आए हैं। अराउंड 57% का ग्रोथ देखा सेल्स वॉल्यूम्स में जुलाई के महीने में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर और 5% का ग्रोथ देखने को मिला मंथ ऑन मंथ बेसिस पर। मारुति सुजुकी के भी ऑटो सेल्स डेटा हमारे एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक आए हैं, लेकिन उनका मानना है कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स शॉर्टेज के कारण प्रोडक्शन पर इम्पैक्ट देखने को मिला था जुलाई के महीने में, लेकिन आगे चलते हुए ये सिचुएशन इम्प्रूव होती हुई नज़र आ सकती है। CV सेगमेंट की बात करते हैं, उसमें सबसे पहले है टाटा मोटर्स, जहां हमारे एक्सपेक्टेशन से नतीजे अच्छे नहीं आए हैं। अराउंड 43% का ग्रोथ देखा YOY बेसिस पर और 8% का डिक्लाइन हमने देखा मंथ ऑन मंथ बेसिस पर। याद रखें, जब हम YOY बेसिस नंबर्स कंपेयर करते हैं, बेस इफेक्ट काफ़ी कम था। Q1 FY22 कोविड के कारण इम्पैक्ट हुआ था और उसी के चलते ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इम्प्रूवमेंट नज़र आ रहा है, जबकि मंथ ऑन मंथ बेसिस पर एक डिटेरियोरेशन देखने को मिल रहा है। अशोक लेलैंड की बात करें तो उसके भी नतीजे हमारे एक्सपेक्टेशन से अच्छे नहीं आए हैं। इनफैक्ट 58% का ग्रोथ हमने देखा YOY बेसिस पर और 6% का डिक्लाइन हमने देखा मंथ ऑन मंथ बेसिस पर। बाकी टू व्हीलर सेगमेंट की भी बात कर लेते हैं। टू व्हीलर सेगमेंट की रिकवरी अभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। कोविड के बाद टू व्हीलर सेक्टर अभी भी रिकवर कर रहा है। बजाज ऑटो के नतीजे हमारे एक्सपेक्टेशन से नीचे आए थे। अराउंड 4% का हमने डिक्लाइन देखा YOY बेसिस पर और 2% का ग्रोथ देखा मंथ ऑन मंथ बेसिस पर। लास्टली ट्रैक्टर सेगमेंट की बात करते हैं। इस जुलाई के महीने में रेनफॉल कम होने के कारण ट्रैक्टर सेल्स डिक्लाइनिंग ट्रेंड पर नज़र आ रहे हैं। M&M के नतीजे हमारे एक्सपेक्टेशन के अनुसार आए हैं। 14% का डिक्लाइन देखा ईयर ऑन ईयर बेसिस पर और 45% का डिक्लाइन देखने को मिला है मंथ ऑन मंथ बेसिस पर। लेकिन मैनेजमेंट का ऐसा मानना है कि मॉनसून में जो रिकवरी देखी है उसके कारण शायद आगे चलते हुए नंबर्स अच्छे नज़र आ सकते हैं। एस्कॉर्ट्स के नतीजे इनलाइन थे। 18% का डिक्लाइन देखा YOY बेसिस पर और 47% का डिक्लाइन हमने देखा है मंथ ऑन मंथ बेसिस पर। डोमेस्टिक वॉल्यूम्स इनफैक्ट 22% से कम हुए हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, लेकिन इसके बावजूद एनालिस्ट का मानना है कि ऑटो कंपनीज के सेल्स डेटा कमिंग फ्यू मंथ्स में अच्छे हो सकते हैं फेस्टिव सीजन के कारण।
शुक्रिया आशीषा। आगे बढ़ेंगे। कल से देश भर में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हो जाएगी। आखिर क्या है ये पूरा अभियान, देखिए इसी पर हमारा स्वदेश विशेष। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 13 से 15 अगस्त तक एक स्पेशल मूवमेंट हर घर तिरंगा का आयोजन किया जा रहा है। इस बार की आज़ादी का दिन कुछ खास होने वाला है। इस बार की आज़ादी तिरंगे के रंगों में रंगने वाली है, क्योंकि इस बार आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है, आज़ादी के 75 साल के मौके पर कुछ इसी तरह की तैयारियां हैं जो कल से शुरू होने वाली हैं। और कल से सोशल मीडिया में तिरंगे की प्रोफाइल पिक्चर आप लगा सकते हैं। और फिर 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलने जा रहा है। इसके तहत इन 3 दिनों में 20 करोड़ घरों में तिरंगा फहराने की प्लानिंग है। हर घर तिरंगा अभियान के क्या होंगे असर, इन तमाम चीजों पर आज हम करेंगे विस्तार से बात। अपने संविधान मामलों के एक्सपर्ट और कारोबारियों से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं वो अपील जो पीएम मोदी ने अपने मन की बात में कही थी। मेरे प्यारे देशवासियों, आजादी के अमृत महोत्सव के तहत 13 से 15 अगस्त तक एक स्पेशल मूवमेंट हर घर तिरंगा का आयोजन किया जा रहा है। इस मूवमेंट का हिस्सा बनकर 13 से 15 अगस्त तक आप अपने घर पर तिरंगा जरूर फहराएं या उसे अपने घर पर लगाएं। तिरंगा हमें जोड़ता है, हमें देश के लिए कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। मेरा एक सुझाव ये भी है कि 2 अगस्त से 15 अगस्त तक हम सभी अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल पिक्चर में तिरंगा लगा सकते हैं। वैसे क्या आप जानते हैं 2 अगस्त का हमारे तिरंगे से एक विशेष संबंध भी है। इसी दिन पिंगली वेंकैया जी की जन्म जयंती होती है, जिन्होंने हमारे राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया था। मैं उन्हें आदरपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अपने राष्ट्रीय ध्वज के बारे में बात करते हुए मैं महान क्रांतिकारी मैडम कामा को भी याद करूंगा। तिरंगे को आकार देने में उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण रही है। साथियों, आजादी के अमृत महोत्सव में हो रहे इन सारे आयोजनों का सबसे बड़ा संदेश यही है कि हम सभी देशवासी अपने कर्तव्य का पूरी निष्ठा से पालन करें। तभी हम उन अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों का सपना पूरा कर पाएंगे, उनके सपनों का भारत बना पाएंगे। इसलिए हमारे अगले 25 साल का यह अमृतकाल हर देशवासी के लिए कर्तव्य काल की तरह। देश को आजाद कराने हमारे वीर सेनानी हमें ये जिम्मेदारी देकर गए हैं और हमें इसे पूरी तरह निभाना है। चलिए, तो यहाँ पर आपने पीएम मोदी की अपील तो सुनी, लेकिन फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के मुताबिक अगर हम देखें तो फिलहाल देश में 4 करोड़ झंडे ही उपलब्ध हैं और ऐसे में 20 करोड़ झंडे की डिमांड है। कैसे बन रहा है पॉलिस्टर से तिरंगा और कैसे चल रहा है इस डिमांड को पूरा करने का काम, हमारी सहयोगी खुशबू तिवारी इसको लेकर तमाम डिटेल्स दे रही हैं, जो कि इस वक्त एक फ्लैग फैक्ट्री में मौजूद है। खुशबू, बताएं। आज़ादी के 75 साल यानी आज़ादी का अमृत महोत्सव के सेलिब्रेशन की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। आप देख सकते हैं कि हर घर तिरंगा कैंपेन के लिए जिस तरह से मुहिम के लिए आवाज़ लगाई गई है, उस हिसाब से डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा आई है तिरंगे के लिए। तिरंगा के जो प्रोडक्शन है उसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है। कंपनियों का कहना है, जो ऐसी कंपनियाँ बना रही हैं, कि उन्हें ढेरों ऑर्डर्स आए हैं, चाहे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो, हाउसिंग सोसाइटीज़ हो या रिटेलर्स हो, उन सभी से डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है।
मल्टीफोल्ड डिमांड है पिछले साल की तुलना में देखी जाए तो। कोविड की वजह से भी डिमांड पर असर पड़ा था, लेकिन पहले जहां लोगों को खादी के झंडे ढूंढने की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन अब फ्लेक्सिबिलिटी जो लाई गई है नेशनल फ्लैग कोड में, उसके कारण पॉलिस्टर वगैरह के झंडे भी बड़ी संख्या में बन रहे हैं और उसके लिए भी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि पॉलिस्टर वगैरह जैसे मटेरियल की भी अब झंडे बनाए जा रहे हैं। जो बड़े झंडे हुआ करते थे जैसे इस तरह के, उनका कॉस्ट पहले 1000 रुपये के आसपास आया करता था, अब वो घटकर 100 रुपये हो गया है। यानी डिमांड एक तरफ बढ़ी हुई है और जितनी डिमांड है उस डिमांड को उतनी तेज़ी से कंपनियां पूरी नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि इस तरह की डिमांड उन्होंने पहले नहीं देखी है। चलिए, तो यहाँ पे जितनी डिमांड है तिरंगों की, उनको पूरा करने की पूरी कोशिश जारी है। वहीं डिमांड का अंदाज़ा इसी बात से भी लगाया जा सकता है कि इस बार झंडा बनाने वाली कंपनियों ने हाथ खड़े कर दिए हैं और वो इस डिमांड को पूरा करने में फिलहाल नाकाम है। बहुत डिमांड बढ़ा है, द गवर्नमेंट इज लेट, वी आर गेटिंग सो मेनी ऑर्डर्स, वी कैन नॉट फुलफिल द ऑर्डर्स। पर हमारा तो रेगुलर जाता है, मोनूमेंटल फ्लैग्स वो तो रेगुलर जाता है, दैट इज 20 फीट बाई 30 फीट एंड 40 फीट बाई 60 फीट, 80 फीट बाई 120, वो तो रेगुलर बनता ही है हमारे। So these are all the small flags for this 75 years Independence Day. There is a huge demand and we cannot fulfill the demand. चलिए, तो हर घर तिरंगा कैसे फहराया जाएगा, जो डिमांड में कमी दिखाई दे रही है, क्या वो पूरी हो पाएगी? तमाम मुद्दों पर बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट विराग गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश मोहन गुप्ता, चैम्बर ऑफ इंडियन MSME के भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश जी, विराग जी, आप दोनों का स्वागत है इस खास पेशकश में। अब क्योंकि डिमांड की ही बात चल रही है, मुकेश जी आप ही के पास आऊँगी। सबसे पहले ये बताएं कि वाकई क्या हाथ खड़े कर दिए हैं, क्योंकि डिमांड तो 20 करोड़ या उससे ज़्यादा भी जा सकती है, लेकिन फिलहाल जो क्षमता है वो केवल 4 करोड़ तिरंगे बनाने की ही है। क्या है मौजूदा स्थिति और 13 से 15 के लिए कितने तैयार हैं आप सब? नहीं, देखिए, MSME सेक्टर कभी भी हाथ खड़े नहीं करता। ये MSME सेक्टर का ये एक सबसे बड़ा मंत्र है कि वो आखिरी दम तक लड़ते रहते हैं। और जब डिमांड आई, आप 20 करोड़ की बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये नंबर और काफी बड़ा हो सकता है, क्योंकि अगर 130 करोड़ अगर हमारी जनसंख्या है, 5 से हम डिवाइड भी करते हैं तो 26 करोड़ ये हो जाता है। इसके अलावा घरों के अलावा हम अपने दफ्तरों में, अपने ऑफिसेज में, अपनी फैक्ट्रीज में, अपने वर्क प्लेस पर वहां भी झंडा लगाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। साथ में मैं ये और जरूर कहना चाहूंगा कि देखिए, इस बार जो ये शुरू हुआ है, अभी हमारे पास समय है। अगर हम कल से नहीं शुरू कर पाए तो मैं समझता हूँ आने वाले और 4-5 दिनों में ये काफी जो डिमांड है वो पूरी कर पाएंगे MSME सेक्टर, क्योंकि ये खास तौर से ये जो डिमांड पूरी की जाएगी वो MSME सेक्टर के द्वारा ही की जाएगी। लेकिन इसमें कॉमर्शियल एंगल के अलावा एक जो जज्बा है, जो राष्ट्रभक्ति का जज्बा है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि भाई कोई बात नहीं, आप अपने घरों में तो लगाइए ही, साथ में आपके जितने भी अपने सोशल मीडिया के हैंडल हैं, हम सभी आज 24 घंटे रहते हैं अपने फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, लिंक्डइन पर, वहां पर मैं समझता हूं कि कल से इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए शायद हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, उनकी दूरदर्शिता को हम सलाम करते हैं कि भाई कम से कम आप अपने जो सोशल मीडिया हैंडल हैं, आपकी जो DP है, चाहे वो व्हाट्सएप की हो या किसी और सोशल मीडिया की हो, वहां पर आप अपना ये झंडा जरूर लगाइए। तो मैं समझता हूं कि कॉमर्शियल एंगल तो है एक, जहां पर बहुत बड़ा एक पॉसिबिलिटी है एक बिजनेस की इन MSME सेक्टर्स को, खास तौर से एक देशभक्ति को भी जगाने की। लेकिन उसके साथ साथ जो ये जो जज्बा है, तो हम सबको शायद ये तो जरूर करना चाहिए कि कल या आज ही अपनी जो DPs हैं, जो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, उन पर हम ये जो अपने राष्ट्र का तिरंगा है, आप देख ही रहे हैं हमारे पीछे जो ये राष्ट्र हमारा का जो झंडा है, हमेशा हम तो पहले से हमने ये शुरू किया है, काफी समय पहले से जो राष्ट्रभक्ति नहीं, जज्बा तो यहाँ बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ेंगे और कुछ अहम खबरों का रुख करेंगे। पात्रा चावल घोटाले मामले के आरोपी शिवसेना सांसद संजय राउत को PMLA कोर्ट ने 4 अगस्त तक ED की हिरासत में भेज दिया है। कोर्ट में पेशी से पहले संजय राउत का मेडिकल टेस्ट करवाया गया। गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को देखते हुए कोर्ट कैंपस और ED ऑफिस के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इधर उद्धव ठाकरे उनके घर परिवार से मिलने पहुंचे। संजय राउत को PMLA कोर्ट में पेश किया गया। लेटेस्ट अपडेट के लिए जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी अभिषेक अवस्थी। उद्धव ठाकरे के करीबी संजय राउत को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पत्रा चाल लैंड स्कैम के तहत अरेस्ट कर लिया है। तकरीबन 1000 करोड़ से ज़्यादा का ये मामला बताया जा रहा है और उसमें
पैसे के लेन देन और प्रॉपर्टीज़ किसकी प्रॉपर्टीज़ किसके पास है, इस पर इंक्वायरी बिठाई हुई है। उसके चलते ईडी ने उनको कोऑपरेट नहीं करने पर और उनके घर से तकरीबन 11 लाख रुपए मिलने की वजह से उन्हें अरेस्ट किया है। और साथ ही साथ अगर पूरी घटनाक्रम को बताएं, आज का मेडिकल जेजे में कराने के बाद कोर्ट में उनकी पेशी हुई है और साथ ही साथ कोर्ट में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने 8 दिन की कस्टडी की मांग रखी है। वहीं इसे मुख्य आरोपी कहीं ना कहीं जो प्रवीण राउत पहले से इस केस में अरेस्टेड है, जिनको 112 करोड़ रुपए मिले हैं पूरे, उसमें से 1.5 करोड़ के लगभग वो पैसा संजय राउत के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया गया, ऐसी दलील एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अपने आर्ग्यूमेंट में कोर्ट में रखी है। वहीं साथ ही साथ कस्टोडियल इंट्रोगेशन की काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि तमाम ऐसे गवाह हैं जिनको सामने बिठाकर ये पूरा मनी ट्रेल कैसे हुआ, कितनी प्रॉपर्टीज़ खरीदे गई और कितने और करोड़ का इसमें मामला है, ये समझना ज़रूरी है। ऐसा पक्ष ईडी ने कोर्ट के सामने रखा। वहीं संजय राउत के वकील ये कह रहे हैं कि पूरी तरीके से राजनीति से ये प्रेरित है, मेरे क्लाइंट को फंसाने की कोशिश की जा रही है और जिस तरीके से सेंट्रल एजेंसीज काम कर रही है वो सही नहीं है। लेकिन साथ ही साथ कम दिनों की कस्टडी के लिए मांग रखी और यही अपनी ख़राब तबीयत के हवाला देते हुए दवाई और घर के खाने की भी मांग की, जिस पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने हामी भरी है। लगातार आर्ग्यूमेंट चल रहे हैं, कितने दिन की कस्टडी मिलती है ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन राजनीति जिस तरीके से गरमाई है, उद्धव ठाकरे ने अपना विश्वास वाला आदमी खोया है। इसके चलते बहुत बड़ा राजनीतिक परिवर्तन और जिस तरीके से राजनीति में हवा बदली है, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। और आज कॉमनवेल्थ खेलों का 5वां दिन है। अब तक कैसा रहा है भारत का प्रदर्शन, इसी पर देखिए हमारी ये खास पेशकश। बर्मिंघम में आज राष्ट्रमंडल खेलों का चौथा दिन है और पहले 3 दिन के गेम्स में भारत ने 6 पदक अपने नाम कर लिए हैं। जहां पहले दिन भारत का कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पदकों का खाता नहीं खुला था, लेकिन जैसे ही वेटलिफ्टिंग के मैच शुरू हुए, भारत की झोली में एक के बाद एक पदक आने लगे। भारत के लिए संकेत सरगर ने पहला पदक जीता तो दूसरे दिन का खेल समाप्त होते होते भारत के पदकों की संख्या 4 हो चुकी थी और तीसरे दिन 2 और मेडल के साथ भारत ने 6 मेडल जीते और ये सभी वेटलिफ्टिंग में ही आए हैं। भारत ने अब तक CWG 2022 में 6 पदक जीते हैं, जिनमें 3 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल शामिल है। भारत के लिए सबसे पहले संकेत सरगर ने सिल्वर मेडल जीता था, जबकि दूसरा मेडल भारत को गुरुराजा पुजारी ने दिलाया। उन्होंने वेटलिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता। वहीं मीराबाई चानू ने गोल्ड मेडल और बिंद्या रानी देवी ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के तीसरे दिन भारत को 5वें पदक वेटलिफ्टिंग में जेरेमी लालरिंगा ने दिलाया है और उन्होंने मेन 67 किलो कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता। इस टूर्नामेंट के लिए भारत का ये दूसरा गोल्ड मेडल है और दिन का दूसरा गोल्ड मेडल, और भारत के लिए इस टूर्नामेंट का तीसरा गोल्ड मेडल अचिंता शेओली ने जीता। उन्होंने 75 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल पर कब्जा किया। आज कॉमनवेल्थ खेलों का चौथा दिन है। भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में अब तक 6 पदक मिल चुके हैं। सभी पदक वेटलिफ्टिंग में आए हैं और आज वेटलिफ्टिंग में ही 7वां पदक भी मिल सकता है। अब अजय सिंह और हरजिंदर कौर से पदक की उम्मीद है। वेटलिफ्टिंग में 81 किलोग्राम भार वर्ग स्पर्धा में स्नैच राउंड में मुकाबले पूरे हो गए हैं। इंग्लैंड के क्रिस मरे 144 किलोग्राम के साथ फिलहाल पहले स्थान पर हैं। भारत के अजय सिंह और ऑस्ट्रेलिया के काइल ब्रूस 143 किलोग्राम भार के साथ संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर है। वहीं 71 किलोग्राम की कैटेगरी में हरजिंदर कौर से भी पदक की उम्मीद है। इससे पहले मीराबाई चानू, जेरेमी लालरिंगा और अचिंता शेओली स्वर्ण पदक जीत चुके हैं।
वहीं कॉमनवेल्थ खेलों में वेट लिफ्टिंग में सोने का पदक झटकने के मीराबाई चानू से बात की हमारी सहयोगी ने। आइए आपको सुनाते हैं। मीरा, जैसे आपने compete किया, कंप्लीट डोमिनेंस था, 29 केजीज का डिफरेंस था गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल के बीच में। स्नैच में आपने अपना पर्सनल बेस्ट किया 88 केजीज, क्लीन एंड जर्क में भी आप 109 से 113 पे गए, तो कहीं ना कहीं आपका सबसे वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस कहा जा सकता है। हाँ जी, मैं कल का परफॉर्मेंस में जो स्नैच मैंने किया है 88 मेरा इंटरनेशनल लेवल में पहला है, तो ये परफॉर्मेंस में मुझे बहुत खुशी हूँ। जो मैंने पहले से ही सोचा था मुझे एक बार 88 या 90 क्रॉस करना है, ऐसे धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहे, तो ये मुझे बहुत ही खुशी है ये परफॉर्मेंस में। CWG रिकॉर्ड भी बनाया है, आप डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पे 2018 में आई थी, फिर आपने टोक्यो में सिल्वर मेडल जीता और फिर अब आप CWG में जब दोबारा आई तो आपने फिर से गोल्ड मेडल जीता है, तो कहीं ना कहीं आपके जो कॉमनवेल्थ का रिकॉर्ड है वो अभी भी एकदम आपके साथ ही है। हाँ जी, पहले 2018 वाला भी मेरा ही रिकॉर्ड था, तो इस बार पहला 48 कैटेगरी में थे, अभी 49 केजी में है, तो हाँ इस बार भी मैंने ये रिकॉर्ड रखा है ताकि कॉमनवेल्थ गेम्स में मेरा ही नाम रहे। और आपका ही नाम चल रहा है कॉमनवेल्थ गेम्स में। मेरा टोक्यो के बाद एक हाई होता है ओलंपिक गेम्स खेलने का और सिल्वर मेडल जीतने का, उसके बाद कॉमनवेल्थ के लिए तैयारी करना, किस तरीके से आपने अपने आप को ढाला? हाँ, टोक्यो से वापस आके ट्रेनिंग में थोड़ा सा मुझे डाउन भी हो गया था, कि बहुत सारी फ्रेंड्स मिलने का और ये सब करने में थोड़ा सा मुझे मुश्किल हुई थी ट्रेनिंग में। फिर भी मैंने पूरा तैयारी में थी कि सबसे पहले तो एशियन गेम्स थी, इसी के लिए हम तैयारी में रखा था। सबको पता है कि कॉमनवेल्थ गेम्स मेरे लिए तो इजी है, तो फिर भी मैं एशियन गेम्स के लिए तैयारी में था, तो मैं पूरा अच्छा ट्रेनिंग सब अच्छा चल रही थी। बस ट्रेनिंग तो पहले जो टोक्यो से पहले भी मैंने किया था, ऐसा ही सेम सब किया है, तो ट्रेनिंग मेरा अच्छा था सब। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के तीसरे दिन भारत को 5वां पदक वेट लिफ्टिंग में जेरेमी लालरिनुंगा ने दिलाया, और जीत के बाद कैसा था उनका रिएक्शन, आइए आपको दिखाते हैं। जेरेमी, हम देख रहे थे आप काफी पेन में थे, दर्द में थे क्लीन एंड जर्क के टाइम पे। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी आपकी इंजरी कैसी है इस वक्त? अभी ठीक है, वो वार्मिंग अप का टाइम पे मेरा मसल पूल हो गया था, तो इतना क्रैम्प ज्यादा हो गया, चल भी नहीं पा रहा था, तो वार्मिंग अप भी मैंने किया ही नहीं है। तो मैं कोच साहब से रिक्वेस्ट किया कि कोच साहब मुझे वहां तक लेके चलो उठा के, और सीधा मुझे कुछ भी दे दो मैं उठा लूंगा। तो कोच साहब ने पूरा सोच समझ के पूरा कैलकुलेट करके मुझे लिफ्ट दिया है, तो वही किया मैंने। ET Now स्वदेश पर जुड़िए मार्केट के दिग्गज टेक्निकल एनालिस्ट्स के साथ। बाजार के ट्रेंड्स जो बनाएंगे आपके पोर्टफोलियो को मजबूत, उनका अनुभव और बात की नजर बनाएंगे आपके मुनाफे